नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमारी मुख्य सेविका परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सीपीटी और लेखपाल और बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए हिंदी मॉक टेस्ट का छठा भाग है। यह टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर चल रही है। एक दिन आपकी हिंदी की होती है और एक दिन आपकी जीएस की होती है। आप लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से इस सीरीज को देख रहे हैं और कमेंट जिस तरह से आप करते हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप काफ़ी मन लगाकर पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। यहाँ पर हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। तो आप अगर इनको लगातार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपके पेपर में भी प्रश्न सही होंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोशिश करिए कि एक कागज़ पेन लेकर बैठें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम हेडफोन लगाकर सुनिए। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और आज ये छठा भाग है आपका। आपने पिछली जितने भी पांचों वीडियो हैं हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज के काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, लेकिन मैं आप देख रहा हूँ कि आप जीएस वाले वीडियो कम देख रहे हैं। तो जीएस वाले वीडियो भी आप अच्छे से देखा करिए और कंटिन्यू जीएस की भी प्रैक्टिस होना आपकी बहुत ज़रूरी है। मैं हर क्वेश्चन की डिटेलिंग भी करता हूं तो आपका सिलेबस भी साथ में तैयार हो रहा है। यूपी जीके की आपकी डेली क्लास चल रही है। कल वाला वीडियो आपने बहुत लोगों ने देखा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज मैंने राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव बिहार और वन्य पक्षी बिहार सब इन चीज़ों का वीडियो अपलोड किया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके यूपी जीके के लिए। वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही जल्द ही आपको वहाँ पर PDF और कंटेंट फ्री में मिलने लगेगा, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अंत तक देखें। आपकी पढ़ाई तभी अच्छी होगी जब आप वीडियो अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी मॉक टेस्ट 6 का। तो पहला प्रश्न है आपका, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। जो हिरण्यगर्भ है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु होगा या ब्रह्मा होगा या महेश होगा या गणेश होगा? बताइए। जो पहला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मा, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा होता है। तो हिरण्यगर्भ का पर्याय शब्द ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हंसवाहन, आत्मभू। तो स्वयंभू, आत्मभू, चतुरानन, पितामह, प्रजापति, सृष्टा, ये सब क्या है? ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। विष्णु जी के पर्यायवाची क्या है? अच्युत्य, जनार्दन, चक्रपाणि, नारायण, गरुड़ ध्वज आदि। महेश के पर्यायवाची क्या हैं? शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादेव, चंद्रमौली आदि। गणेश के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? महाकाय, द्वैमातुर, अंबिके, शूर्पकर्ण, डुंडी, गणाधिप, ठीक है। अगला है आपका, सैंधव का आशय निम्न में से क्या नहीं है? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सैंधव का अर्थ या सैंधव से उसका आशय नहीं हो सकता है? नमक होगा या सोना होगा या घोड़ा होगा या समुद्र होगा? बताइए ABCD में कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोना, ठीक है। सोना का सैंधव से कोई आशय नहीं होता है। सैंधव का आशय नमक, सिंधु देश और देश का घोड़ा, ठीक है। सिंधु देश का घोड़ा भी होता है सैंधव, और नमक तो होता ही है और समुद्र होता ही है। जबकि सोना से इसका कोई संबंध नहीं है। सोना का पर्यायवाची क्या है? कंचन है, कनक है, हेम है, कुंदन है, तपनीय है, हाटक है, हिरण्य है, जात रूप है, ठीक है। तो कंचन, कनक और कुंदन, ये तो आपको पर्यायवाची सोने के याद रखे हैं। एक स्वर्ण भी होता है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? व्यंजन है या विसर्ग है या स्वर है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। प्रश्न है आपका, पुरस्कार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार में आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? विसर्ग।
तो पुरस्कार में विसर्ग कैसे बनी? देखो पुर प्लस कार, तो यहाँ पर विसर्ग थी और आगे का था, तो ये मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? आधा शाह बना दिया। ठीक है, आधा शाह। इसी में इसी तरह नमस्कार भी है, इसी तरह भास्कर भी है। आपका अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। गुण संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है या वृद्धि संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है या वृद्धि संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि कैसे है? यहां पे देखिए ऊपर दो मात्राएं हैं, तो यहां पर वृद्धि संधि है। ठीक है, तो सदैव में वृद्धि स्वर संधि है। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव होता है। ठीक है, तो वृद्धि संधि कैसे बनती है? आ या आ के साथ ए या ओ आ जाए तो यहाँ पर बड़ा ए हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है। तो एकाएक, मतैक, तथैव, महोज इसके उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे वृद्धि स्वर संधि को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? बताइए। आधार है या आधार का निराधार होता है? विपत्ति का संपत्ति होता है क्या? आमीष का शामीष होता है क्या? विनत का उद्धत होता है क्या? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? आधार का निराधार, विपत्ति का संपत्ति, आमिष का शामिष, विनत का उद्धत। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो मैं आपको बताता हूं, इसमें से ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, आमिष का शामिष नहीं होता है, क्योंकि आमिष का अर्थ मांस है तथा शामिष का अर्थ मांस से युक्त भोजन है। उद्धत का विलोम विनत है और शालीन दोनों है। ठीक है, उद्धत का विलोम विनत और शालीन दोनों है। अगला प्रश्न है आपका, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? बताइए। अनभिज्ञ जो शब्द है उसका विलोम रूप क्या है? तो विज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा या अज्ञ होगा या अविज्ञ हो गया? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो छठे का जो आपका उत्तर है हो जाएगा इसमें से बी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या होगा विलोम? अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला तथा अभिज्ञ का अर्थ होता है कुशल व विशेषज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला, नाच। बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का बी, दीपावली। दीपावली तत्सम शब्द है। तो एक तरफ तद्भव दिए हैं, दूसरी तरफ तत्सम दिए हैं। धरती का तत्सम धारित्री और धरणी होता है। ठीक है, नेवला का नकुल होता है, नाच का नृत्य होता है, दिवाली का दीपावली होता है। तो दीपावली का तद्भव क्या होता है? दिवाली। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राधा। वृष भानुजा। ठीक है, तो वृष भानुजा शब्द राधा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो राधा का पर्यायवाची क्या है? हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृष भानुजा। सीता का पर्यायवाची क्या है? जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया आदि। पार्वती का पर्यायवाची क्या है? शिवा, ईश्वरी, गौरी, उमा, कपर्दिनी, शैलजा, भवानी, गिरजा आदि। ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है 9। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? ऑप्शन ए, पदच्युत देश निकाला, ऑप्शन बी, पथभ्रष्ट विद्यालय, ऑप्शन सी, विवाहेतर राजमाता, ऑप्शन डी, वनवास दयार्द्र। ठीक है, दयार्द्र। तो इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदच्युत और देश निकाला अपादान तत्पुरुष समास के हैं। तो पदच्युत का में अपादान तत्पुरुष समास है और देश निकाला में अपादान तत्पुरुष है। अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? शे। ठीक है, और इसका तो देश निकाला, देश से निकाला, पद से निश्चित, पदच्युत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा।
पथभ्रष्ट में कौन भी अपादान तत्पुरुष है, लेकिन विद्यालय में संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, ठीक है। विवाहेतर में विवाह से भिन्न, तो इसमें से अपादान है। लेकिन राजमाता राजा, राज की माता, ठीक है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाता है। वन में गमन, इसमें तो अधिकरण का में होता है, ठीक है, तो वन में अंदर गए हैं तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा वनवास में। दयार्द्र, दया से आर्द्र, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आप बीती में समास कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। बताइए आप बीती में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष होता है। आप पर बीती अधिकरण, ठीक है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह पर भी होता है। अन्य उदाहरण है नगर प्रदेश, नगर में प्रवेश, कविराज, कवि में राजा, और पदारूढ़, पद पर आरूढ़, ठीक है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? बताइए। सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या निर्गुण? बताइए कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? सगुण था या सूफी मतवादी था या वैष्णव मतवादी था या निर्गुण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। बीजक उनकी रचना है। कबीर की सब भाषा पंचमेल, खिचड़ी और सदुक्कड़ी थी, ठीक है, या सदुक्कड़ी कहो या पंचमेल खिचड़ी कहो। यह प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कबीर की भाषा क्या थी, तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। उनकी बीजक उनकी रचना है, ठीक है। हिंदी की आद्य जननी क्या है? बताइए। पाली है या संस्कृत है या अपभ्रंश है या प्राकृत है? तो जो सबसे पहली जननी है वो हिंदी की क्या है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या प्राकृत है? बताइए। हिंदी की आद्य जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत, 12 का बी, ठीक है। तो हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी और प्राकृत से अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर अपभ्रंश से अभट्ट आती है और फिर आती है प्रारंभिक और प्राचीन हिंदी। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में ये क्रम पूछा गया है। तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अभट्ट, अभट्ट के बाद आपकी आधुनिक हिंदी, जो प्राचीन हिंदी आती है वो प्राचीन हिंदी आती है, ठीक है। मधुशाला का लेखक कौन है? निराला है, सूरदास है, बच्चन है या जायसी है? बताइए मधुशाला के लेखक कौन है? निराला, सूरदास, बच्चन, जायसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बच्चन जी मधुशाला के लेखक हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलेश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार, सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय जी ने काफ़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं। एक ये भी उनकी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? बताइए। निराला जी हैं या प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा या पंत? बताइए जूही की कली की कविता के कवि कौन हैं? निराला जी, प्रसाद, महाकवि वर्मा या पंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी, ठीक है। 14वें का एक ऑप्शन, निराला जी जूही की कली के कविता हैं के लेखक हैं। तो जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकरमुत्ता। जिसमें से राम की शक्ति पूजा बहुत बार पेपरों में पूछी गई है, तो इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो जूही की कली और राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। आपका अगला प्रश्न है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? विजित होगा, विजेता होगा, जिगुसु होगा या जिज्ञासु होगा? मुझे याद है ये प्रश्न मैं आपको एक बार पहले भी प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो के बारे में राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो बताइए इसका ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 का सी, जिगुसु, ठीक है। तो वाक्यांश किसी भी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले का जिज्ञासु होता है, जबकि जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाले का जिज्ञासु होता है, ठीक है। अनुचित
बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताइए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दुराग्रह है या अनाग्रही है या दुराग्रही है या कुआग्रही है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो जबकि अनुचित बात का आग्रह करने के लिए दुराग्रह शब्द प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति होता है उसे दुराग्रही कहते हैं और जो बात होती है उसको दुराग्रह कहते हैं। ठीक है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है बताइए। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है बताइए। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन बी, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसका एक अर्थ अयोग्य से हानि भी होता है। ठीक है। तो इसका एक अर्थ अयोग्य से हानि भी होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाता है बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है। पागल होना, उछलकर बहुत दूर चले जाना, नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना या प्रसन्न होना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पागल हो जाना, उछलकर बहुत दूर चले जाना, नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना या प्रसन्न होना। बांसों उछलने का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशी या अत्यंत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है आपका कंचन एक कृशांगिनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है बताइए। ए शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, बी वर्तनीगत अशुद्धि, डी व्याकरण की अशुद्धि या सी व्याकरण की अशुद्धि, डी शब्द निर्माण की अशुद्धि। बताइए इनमें से कौन सा सही है। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो इसका कृशांगिनी जो यहां पर लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द निर्माण की अशुद्धि, ऑप्शन डी। तो कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में शब्द निर्माण की अशुद्धि है। इस वाक्य में कृशांगिनी की जगह कृशांगी होगा। क्या होगा। कृशांगी, कृशांगी होगा कृशांगिनी की जगह। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है बताइए। इसमें क्या गलती है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, तो सजा दी है या मृत्यु दंड है या चोर को है या राजा ने। तो ऑप्शन ए, बी या सी या डी में कौन सा सही होगा। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। तो इसका सही हो जाएगा। तो देखो मृत्यु दंड और सजा दी दोनों एक जैसी चीज हो जाएंगी। दंड भी लगा दिया और सजा, तो दोनों पर्यायवाची ना एक दूसरे को। तो कहां पे गलती हो गई। ऑप्शन ए में सजा दी। ठीक है। तो राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इस वाक्य में सजा दी शब्द की द्विरुक्ति के कारण कथित पदत्व दोष का प्रयोग हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। कई बार आपकी परीक्षाओं में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा या सी होगा या डी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त या प्रमाणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका प्रामाणिक होता है। ठीक है। प्रा यहां पर बड़े आ की मात्रा चढ़ती है। ठीक है। तो प्रामाणिक होगा। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रमाणिक है, इसका शुद्ध रूप प्रामाणिक शब्द होगा। ठीक है। शेष सभी शुद्ध हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी को, उर्दू को, हिंदी को या तमिल को। ये तो आपको आता ही होगा। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ठीक है। हिंदी को स्वीकार किया गया है। वैसे अंग्रेजी भी रही है, लेकिन भारत की संविधान में हिंदी को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए छत्तीसगढ़, बी मगही, सी अवधी या डी बघेली। यहां पर छत्तीसगढ़ी कर लीजिए, ठीक है। ए छत्तीसगढ़ी, बी मगही, सी अवधी, डी बघेली। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो छत्तीसगढ़ी तो आती है, अवधी भी आती है और बघेली भी आती है, ठीक है। मगही नहीं आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। मगही बोली पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। तो बिहारी हिंदी की बोली है मगही। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसमें कौन सा जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका सही रूप क्या होगा? प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखो सी तो हो नहीं सकता, ठीक है, और आपका ए भी नहीं हो सकता, और डी, क्या ये होगा? डी भी नहीं होगा। तो इसका बचता क्या है? बी बचता है, ठीक है। श्रुति लिपि, श्रुति लिपि होता है। तो रेखांकित शब्द श्रुति लिपि का शुद्ध रूप है श्रुत लिपि, ठीक है। ये श्रुति नहीं होता, श्रुत होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानिए। ऑप्शन ए खटमल, बी जनवरी, सी मई, डी पृथ्वी। बताइए इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो जब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना हो, उनका लिंग पहचानना हो, तो आप वाक्य बनाइए। खटमल क्या होता है? खटमल मर गई होता है या खटमल मर गया होता है? तो खटमल मर गया होता है, तो यहां पर पुल्लिंग खटमल हो जाएगा, ठीक है। जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मई चली गई, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमता हुआ तो होती नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी के कुछ महीने हम स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं और कुछ में पुल्लिंग की तरह। उपर्युक्त खटमल शब्द पुल्लिंग है, जबकि जनवरी स्त्रीलिंग है, मई स्त्रीलिंग है तथा पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। जो प्रायः दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंदी के जितने भी महीने हैं वो सब पुल्लिंग है, ठीक है। जबकि तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, चतुर्थिथि, पंचम तिथि, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। और सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ये सब पोष, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो ये था आपका आज का हिंदी का टेस्ट, जिसमें आपने 25 प्रश्न किए। तो मुझे लगता है आपने अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी की होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप लगातार देखिए। यूपी जीके की आपकी क्लास डेली अपलोड हो रही, तो उसे भी अटेंड करिए। कल वाली क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखी थी, और आज भी यूपी जीके की काफ़ी अच्छी क्लास अपलोड हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, वन्य विहार, पक्षी विहार बताए गए हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।